क्या यार, मरवाएगा तू? आज अमावस की रात है। तो क्या हुआ, तुझे पता नहीं? ये गांव शापित है। शापित है? हाँ, आज के दिन कोई भी इस जंगल से नहीं गुजरता, और वो भी रात के समय। ऐसा क्या है जो यहाँ से कोई नहीं गुजरता? आलोक अपने दोस्त जेम्स को गांव की कहानी बताता है। कई साल पहले हमारे गांव में एक शोभा नाम की महिला आई थी। दुनिया के लोगों की उम्र बढ़ने पर बूढ़े होते हैं, मगर उसकी उम्र तो जैसे घट रही हो। वह दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर होती जा रही थी। जो भी देखे उसका दीवाना हो रहा था। उसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसे देख ले वही घायल हो जाए। कमर तो बस पूछो मत यार, बिल्कुल मस्त बोलते हैं जिसको। लेकिन एक खास बात और थी। जब से वह गांव में आई थी, तब से एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज गांव के बाहर कोई ना कोई लाश अवश्य मिलती थी। सब गांव वाले हैरान थे। उसकी एक खासियत थी कि गांव के सारे जवान बच्चे, लड़के या फिर लड़कियां ही मिलते थे। ना कोई बूढ़ा और ना कोई बच्चा, सिर्फ जवान लड़के और लड़कियां। और सभी की लाश इस तरह होती थी जैसे किसी ने उनका सारा खून ही चूस लिया हो। गांव में दहशत फैल जाती है। अब गांव के लोग बच्चों को घर से कम ही निकलने देते थे। एक दिन की बात है कि एक लड़की मंजू शहर से गांव आ रही थी। काफ़ी देर होने के कारण वह जंगल से ही वापस आ रही थी। जंगल भी बड़ा शांत था। वह काफ़ी सहमी सहमी सी थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर गई। उसने जैसे ही पीछे देखा तो वह शोभा थी, जो जंगल से ही आ रही थी। ओह आप? मैं तो डर गई थी, मंजू ने कहा। तुमने क्या सोचा, कोई भूत है? शोभा ने कहा। दोनों एक साथ चलने लगे। जंगल में कहीं लाइट तो थी नहीं, बस चांद की थोड़ी बहुत रोशनी होती थी। जैसे ही वह थोड़ा खुले में पहुंची तो उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ती है। वह देखती है कि उसकी परछाई तो है, मगर शोभा की नहीं। वह थोड़ा सा सहम जाती है। फिर सोचती है शायद मेरा कोई भ्रम हो। वह फिर साथ साथ चलने लगती है। आगे नदी नज़र आती है तो मंजू कहती है, आप 2 मिनट रुको, मैं ज़रा मुँह धोकर आती हूँ। ज़रूर। जब मंजू नदी में देखती है तो उसको अपना अक्ष नज़र आता है, मगर शोभा का नहीं। उसको पक्का यकीन होता है कि हो ना हो यह औरत कोई भूत या चुड़ैल है। वह कई बार नदी में देखती है, मगर हर बार अपना अक्ष दिखता है, मगर शोभा का नहीं। वह नदी से बाहर आती है और शोभा के पास जाती है। दोनों फिर से गांव की तरफ चलने लगती हैं। चलते हुए मंजू ने पूछा, आप यहाँ जंगल में क्यों आई हो? शोभा ने कहा, बस टहलने का मन किया तो इधर आ गई। अब मंजू की नज़र चलते हुए उसके पैरों पर गई तो उसके पैर भी उल्टे थे। वह डर भी गई थी। हो ना हो तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ। मंजू को गुस्से में देखते हुए उसने कहा, अपना शिकार करने। यह कहते हुए शोभा के लंबे दांत, हाथ भी रीछ की तरह हो गए। लंबे लंबे नाखून, चेहरा इतना भयानक था और वह हवा में उड़ने लगी थी, जिसे देख मंजू ने जोर की चीख मारी, नहीं, अब मैं तेरा शिकार करूंगी। हा हा हा। वो ठहाके मार मार कर हंसने लगी। यह देख मंजू बहुत जोर से गांव की तरफ दौड़ने लगी और चुड़ैल भी उसके पीछे थी। मंजू दौड़कर प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आई थी, इसलिए वह बिना थके दौड़ती रही और चुड़ैल उसके पीछे लगी हुई थी। वह दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंच गई, जहां बहुत सारे लोग बैठे थे। गांव में सुरक्षा के लिए कुछ लोग बैठे हुए थे। जब से यह मौत का माहौल हुआ था, तब से लोग वहां बैठने लगे थे। बचाओ बचाओ। जब यह आवाज़ उन्होंने सुनी, तब वह सब जंगल की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने मंजू को पहचान लिया।
उन्होंने मंजू को रोका और पूछा, क्या हुआ बेटी मंजू, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? काका, काका वह चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई थी। फिर उसने जंगल में बीती सारी बात सरपंच और गांव वालों को बताई। फिर सब लोग मिलकर शोभा के घर की तरफ गए। शोभा, बाहर निकल, चुड़ैल सारे बच्चों को तूने मारा है। गांव वालों की बात सुनकर वह बाहर आती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझे चुड़ैल कह रहे हो? फिर मंजू भीड़ से बाहर निकलकर कहती है, इसे ध्यान से देखो, उम्र बढ़ती है तो झुर्रियाँ आती हैं, लेकिन इस पर नहीं। दूसरा, इसकी परछाई नहीं है, सब देखते हैं, उसकी किसी को भी परछाई नहीं दिखती। और जब सब उसकी साड़ी हटाकर पैर देखते हैं तो उसके पैर भी सबको उल्टे दिखते हैं। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने रूप में आ जाती है। लेकिन गांव वाले बिना डरे उसे अपने काबू में करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बांध देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। हा 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 हा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। पूरा गांव उसे देखने आ गया था। आज अमावस्या है, तुमने मुझे तो जला दिया, लेकिन मेरी आत्मा हर अमावस्या को आएगी और जो भी मुझे बाहर या जंगल में मिला उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। हा 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 हा। वह जल गई, मर गई। लेकिन यह गांव शापित हो गया और तब से लेकर आज तक यह गांव शापित ही है। क्या तुम अभी भी इन दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हो? जेम्स ने कहा। ये सच है मेरे दोस्त, तुम बाहर से आए हो इसलिए इन बातों को नहीं मानते हो, पर यह सच है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? जेम्स ने पूछा। मेरी तो अभी 21 साल कल ही हुई है। यह सुनकर जेम्स हंसने लगा और अचानक डायन में परिवर्तित हो गया। यह देख आलोक के हाथ पैर खुल गए और वह भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़कर उसका सारा खून चूस लिया। अगले दिन सुबह 2 लाशें फिर मिलती हैं, एक गांव के बाहर जो आलोक की थी और दूसरी जंगल के बाहर जो जेम्स की थी। वह गांव आज भी शापित है, गांव जहां सब अपनों के पास जाना चाहते हैं। गांव की मिट्टी सबको अपने पास बुलाती है, लेकिन वही गांव अगर श्रापित हो तो कौन वहां रहना चाहेगा, या कौन अपना किसी अपने को अपने पास बुलाना चाहेगा? श्राप अगर किसी आदमी को लगता है तो समझ आता है, मगर पूरे गांव को लगता है तो? ऐसी ही कहानी थी सुंदरनगर गांव की, जो पिछले 18 सालों से श्रापित था। गांव के सभी लोग जैसे सुंदरनगर का नाम भूल ही गए हों, बस सबको एक ही नाम याद आता रहता था, वो था श्रापित गांव। गांव के सभी लोग वहां जमा हो गए थे। सब लोग पिछले 18 साल से यही सब देख रहे थे कि गांव का कोई बच्चा जब बड़ा होता और 18 साल का होता तो उसकी मौत निश्चित ही होती। जब भी किसी बच्चे का 18वां साल शुरू होता और उसके बाद कोई भी अमावस्या की रात आती तो वह चुड़ैल उस बच्चे को उठा ले जाती है और अगले दिन उस गांव के बाहर उसकी लाश मिलती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। आज भी अमावस्या की ही काली रात थी। बचाओ बचाओ, सभी गांव वाले उस 18 साल के बच्चे को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पीछे पीछे दौड़ते हैं, मगर वह ऋतिक को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। मारो मारो, ये शब्द पूरे गांव में गूंज रहे थे, लेकिन चुड़ैल उसे आकाश में काफ़ी ऊपर ले जाकर उसे खाने लगी। कचर कचर की आवाज़ें आने लगी। आह आ, बचाओ बचाओ। ऊपर से यही आवाज़ें पूरे गांव में गूंजने लगी और बेचारे ऋतिक के माँ बाप का रो रो कर पूरा हाल था। गांव वाले जानते थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारी रात सन्नाटा सा बिखरा हुआ था। जब सुबह की पहली किरण पड़ी
तो सब गांव वाले गांव के बाहर आए। देखा तो ऋतिक की मौत बड़ी बुरी हाल में हुई थी, जिसको पहचानना भी अब काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मगर उसके हाथ में जो काला धागा बंधा था, बस वही धागे से उसकी पहचान हुई। बाकी पूरी बॉडी का मांस जैसे नोच लिया गया हो, जैसे उसका सारा खून पी लिया गया हो। कुछ जगह के हिस्से में मांस के लोथड़े जमा हुआ था, जो शायद उस चुड़ैल ने पेट भरने के कारण नहीं खाया था। ऋतिक के माँ बाप को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया और उसका अंतिम संस्कार गांव के बाहर ही करना पड़ा। काफ़ी दिन बीत गए। अरे वाह, हम बस पहुंच ही गए हैं लगता है गांव में, रितिका ने अंकिता से कहा। हाँ, बस पास ही में आ गए हैं लगता है, रोहन ने रितिका, अंकिता और अपने दोस्त अंकेश से कहा। लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि अभी गांव कितनी दूर है किसी से। तभी उन चारों दोस्तों को दूर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा दिखाई देता है। वह चारों उनके पास जाते हैं। वह कोई बाबा थे, जिनकी लंबी लंबी जटाएं थी और लंबी लंबी दाढ़ी। प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव। बाबा, यहाँ से सुंदर नगर गांव कितनी दूर है? अरे, वो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रोहन ने नाम भूलते हुए अपने दोस्त अंकेश से पूछा। श्रापित गांव, अंकेश ने जवाब दिया। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा ने पूछा। बाबा, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे दोस्त अंकेश और ये हमारे दोस्त अंकिता और रितिका है बाबा। हम शहर में रहते हैं और वहीं पर पढ़ाई करते हैं। कल मेरा जन्मदिन है, सो मैंने सोचा कल मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो अपने मम्मी पापा के साथ ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। और उससे अगले दिन मेरे दोस्त अंकेश का भी जन्मदिन है। हम दोनों यहाँ से 6 साल के थे तब मेरे और इसके मम्मी पापा ने हमें शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। सो हम आज ही आए हैं शहर से। रोहन ने बाबा से सारी बात बताई। नहीं, तुम आज ही वापस लौट जाओ शहर और इस गांव में दोबारा नहीं आना, वरना तुम अपना जन्मदिन नहीं बल्कि अपना मरण दिन बनाओगे। भाग जाओ और कभी नहीं आना, कभी नहीं। अचानक रितिका और अंकिता डर जाती हैं और वह चारों वहाँ से दूर होकर आपस में बातें करने लगते हैं। क्या हुआ रोहन? रितिका ने रोहन से पूछा। अरे कुछ ना होया, वह बूढ़ा तो लगता है पागल हो गया है। नहीं, शायद हमें उस बाबा की बात मान लेनी चाहिए, अंकिता ने रोहन को समझाने की कोशिश की। नहीं, वह तो पागल है। चलो यार, शहर में पढ़कर भी गांव के लोग सब श्रापित गांव की रट लगा रहे हैं। बेवकूफ़ लोग सब के सब यहाँ, रोहन ने कहा। नहीं यार, ये बाबा पुराने लगते हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए, अंकेश ने भी रोहन को समझाते हुए कहा। देखो दोस्तों, मैं तो जा रहा हूँ गांव, बाकी अगर किसी को डर लग रहा है तो वह वापस शहर जा सकता है, रोहन ने जवाब देते हुए कहा। तुम बहुत जिद्दी हो रोहन, जिद करना बहुत गलत होता है, अंकिता ने रोहन को प्यार से डांटते हुए कहा। चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, रितिका ने कहा। सभी गांव चले जाते हैं। गांव में चारों घर पहुंचते हैं, तभी रोहन के माँ बाप उसे घर पर ही मिलते हैं। क्यों आया है तू शहर से? वापस लौट कर जाओ बेटा, ये गांव ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, अभी के अभी वापस लौट जाओ, माँ ने चिंतित होते हुए कहा। फिर ऋतिक ने अपनी माँ से कहा, कोई तो अपने बच्चों को देखकर खुश होता है और आप यहाँ पर मातम मना रहे हो, ये तो गलत बात है माँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, परसों अमावस्या है और तू कल ही 18 साल का हो रहा है। वह डायन फिर आएगी और तुझे उठा के ले जाएगी, उसे पता लग जाता है,
उसने पूरे गांव को श्राप दिया था कि वह हर अमावस्या को आएगी और जो भी 18 साल का होगा इस बीच उसे उठा ले जाएगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। वह जवान बच्चों को नहीं छोड़ती, सबके खून की प्यासी है वह। और तुम दोनों तो एक दिन आगे पीछे ही पैदा हुए थे। यह कहकर रोहन की माँ रोने लगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। यह कहकर रोहन अंदर चला जाता है और इधर अंकेश भी अपने घर चला जाता है। वह भी अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, मगर उसके घर वाले भी नहीं मानते। उसे वापस शहर जाने को बोलते हैं, लेकिन वह भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहीं नहीं जाता। अंकिता और रितिका का गांव भी उनके गांव के पास ही था, सो वह दोनों भी अपने घर चली जाती हैं कि 2 दिन बाद जन्मदिन मनाकर वापस शहर चले जाएंगे। चारों काफ़ी थके हुए थे, सो अपने अपने घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तीनों दोस्त रोहन के घर आ जाते हैं। सुबह सुबह सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। गांव में बिजली नहीं होती, इसलिए गांव में जो भी खुशी मनाते थे सब दिन में ही मनाते थे। दोनों परिवार उनको कहते हैं कि कल अमावस्या है, तुम सब आज ही चले जाओ, लेकिन रोहन नहीं मानता। चारों दोस्त मिलकर सोचते हैं कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाएं, जिससे पूरा गांव भी परेशान है। इस गांव में अब कोई भी जवान लड़का या लड़की नहीं है। इस तरह तो हमारे माँ बाप सब बूढ़े होकर मरने लगेंगे और यह गांव एक दिन पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। आज फिर अमावस्या की रात है। रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है संकट अब टल चुका है, लेकिन भोले भाले गांव वालों को क्या ही मालूम था कि अमावस्या का दिन रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है। अंधेरी रात में भोले भाले गांव वालों को क्या ही पता था कि अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। आधी रात को 12 बजे के बाद बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल एक बार फिर रोहन को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। सभी गांव वाले और अंकेश रोहन को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पीछे दौड़ते हैं, मगर वह रोहन को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। और फिर अगली सुबह रोहन की लाश भी गांव के बाहर ही मिलती है। ये सब देखकर अंकेश को बहुत गुस्सा आता है और वह रोहन की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। वह अगली रात को 12 बजे के बाद चुड़ैल के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन ये क्या हुआ? अचानक से दरवाज़ा खुला बगैर कोई आवाज़ के। वह इंतज़ार में था कि वह कब आए और उसको हाथ लगाए, लेकिन अचानक से उसे फड़फड़ाहट की आवाज़ आई। उसने गर्दन को उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता ही रह गया। क्या हुआ ऐसा जो वह देखता ही रह गया? कहानी अभी जारी रहेगी। कैसे होगा इस गांव से श्राप का अंत, जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अचानक दरवाज़ा खुला बगैर कोई आवाज़ के। अंकेश इंतज़ार में था कि कब वह उसके हाथ आए, लेकिन अचानक से फड़फड़ाहट की आवाज़ आई। उसने गर्दन को उठाकर देखा तो अंकेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता ही रह गया। एक फड़फड़ाहट सी हुई और एक चीख सुनाई दी, बचाओ। वह चीख रितिका की थी। अंकेश के तो हाथ पैर ही फूल गए। वह रितिका को सबके बीच से उड़ा ले गई। यह सब देखकर अंकेश की तो जान ही निकल गई। वह सोच भी नहीं सका कि रितिका के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन रितिका भी तो 18 साल की ही थी, बस उसका जन्मदिन नहीं आया था। वह चुड़ैल किसी को भी उठाकर ले जा सकती है, उसे तो बस जवान लोगों का खून पीना था, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। अंकेश तुरंत होश में आते ही उस डायन की तरफ झपटा,
लेकिन डायन रितिका को लेकर हवा में उड़ चुकी थी। बचाओ बचाओ अंकेश, मुझे बचाओ प्लीज। गांव वाले भी इंतजार में थे, वह भी तुरंत घरों से बाहर निकल आए। बचाओ बचाओ, आ आ, हा 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 हा। उसकी आवाज से जैसे कान के पर्दे ही फट जाते हैं। रितिका रितिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अंकेश चिल्लाता हुआ रितिका के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। बदला। ये सुन अंकेश के कान में जैसे किसी ने बहुत सारा लावा एक साथ डाल दिया हो। ये कह वह डायन रितिका को लेकर ऊपर चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। अंकेश अपने घुटनों पर बैठ गया। तभी रितिका की गर्दन उसके सामने आकर गिरती है। धम। नहीं नहीं, अंकेश के मुख से चीख निकल जाती है। सुबह होने वाली थी। रात भर सब जाग रहे थे। अभी 2 दिनों में 2 मौत हो चुकी थी, रितिका और रोहन की। गांव में जैसे सन्नाटा सा बिखरा हुआ था। रितिका की कटी फटी बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली, जिसे देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। मगर कुछ गांव वालों ने मिलकर उसे उतारा और उसका देह संस्कार किया। वह चुड़ैल अब एक अभिशाप बन गई थी। गांव में सिर्फ 2 ही बच्चे बचे हुए थे, अंकेश और अंकिता। रितिका के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। इधर अंकिता को भी उसकी नानी उसे लेने आई थी। बेटी अपने घर चलो, जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। ये गांव शापित है, यहाँ तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। नहीं नानी माँ, हमने अपने 2 प्यारे दोस्तों को खोया है। हम उसका बदला उससे ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अब ये गांव नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इस गांव में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, नानी ने गुस्से में अंकिता से कहा। नहीं नानी माँ, प्लीज़ आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। मुझे अब उस डायन से बदला ज़रूर लेना है। पागल हो गई है तू? वह इंसान नहीं है, वह डायन है। भूत प्रेत राक्षस खा जाएगी वह तुझे। नहीं बेटी, अपने घर चल। अब मैं तुम्हें लिए बिना मैं भी नहीं जाऊंगी, वरना मैं भी अब इसी गांव में रहूंगी। आप कैसे बच्चों की तरह जिद करती हो नानी जी? वह हमारा टारगेट है। नानी जी, अब हम इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाकर ही कॉलेज जाएंगे, ताकि इस गांव में भी फिर से किलकारियाँ गूंजे बच्चों की, और किसी भी गांव की माँ की आंखों में पानी ना आए अपने बच्चों को याद करके। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आए। हाँ नानी माँ, अंकिता सही कह रही है। इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे दोस्तों को मारा है। अगर हम दोस्ती का बदला भी नहीं ले पाए तो थू है हम पर, जो हम अपने जान से प्यारे दोस्तों का बदला न ले पाए। अंकेश ने भी नानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अंकेश के पिता भी वहां आ पहुंचे और अंकेश के पिता ने कहा, नहीं, तुम यहाँ रहोगे तब ना। तुम्हें अभी मेरे साथ कॉलेज वापस जाना है, समझा? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। लेकिन पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। पापा, रोहन और रितिका मेरे दोस्त थे। जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं सब समझता हूँ, लेकिन इस मुसीबत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और तेरे अलावा हमारे पास है ही कौन? आपकी बहू। अंकिता ने बात को बीच में काटते हुए जवाब दिया। पिताजी, मैं अंकेश से शादी करूँगी। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपको कभी बताया नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें उस डायन से बदला लेना है। अंकेश के पिता के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान थी। ठीक है बेटा, आज मेरी चिंता ख़त्म हुई। आज के बाद तुम दोनों जो चाहे करो, और अगर हमारी कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चले गए। नानी भी ये सब सुन रही थी। वह भी अंकेश की बात से सहमत थी। रितिका और रोहन के माता पिता वहीं खड़े सब सुन रहे थे, और इन सब की बातों से उन्हें भी गहन शांति मिली
और उन्होंने दोनों बच्चों के सिर पर अपने हाथ रख दिए। आज उन्हें भी उन दोनों बच्चों में अपने बच्चों की छवि नज़र आ रही थी। यार अंकिता, उस डायन ने उड़ते वक्त कुछ बदला कहा था। आखिर वह कहना क्या चाहती है? किस चीज़ का बदला वह ले रही है? आखिर असल में ऐसा हुआ क्या जो वह बदले की बात कर रही थी? अंकेश ने बैठे हुए एक पहाड़ी से जंगल की तरफ ताकते हुए अंकिता से कहा, बदला? हाँ बदला। किस चीज़ का बदला? और वह चाहती क्या है इस गांव के लोगों से? किस चीज़ का बदला ले रही है वह? यह तो यहाँ किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या राज है। हाँ, तो फिर कौन बताएगा इस कहानी में डायन का राज कौन? किस चीज़ का बदला ले रही है वह? कैसे अंत होगा इस अभिशाप का? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में। तो अंकेश के दिमाग में बस यही शब्द गूंज रहा था, बदला। अंकेश और अंकिता गांव के प्रधान के घर पहुंचे। सेठ हुकुमचंद, जिसका गांव में एक ही सबसे बड़ा घर था, उस गांव में सब उसी की चलती थी। अंकेश और अंकिता उनकी हवेली पर पहुंचे। नमस्कार प्रधान जी, मैं अंकेश और ये मेरी दोस्त अंकिता है। अंकेश ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आओ बच्चों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ ने उन्हें बिठाते हुए कहा। आप तो जानते ही हो अंकल जी, इस गांव को श्राप से मुक्त करने का बेड़ा हम दोनों ने ही उठाया है। बस मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर अंकेश पूछता है, ये डायन की क्या कहानी है जिसके कारण ये गांव शापित हुआ है? और वह कुछ बदला बदला भी कह रही थी। सेठ उन्हें 20 साल पहले की घटना बताता है कि किस तरह से पहली बार एक गांव की लड़की मंजू ने उसे देखा था और फिर उसे पूरे गांव के सामने जला डाला था। शोभा और मंजू की कहानी। आप लोग मंजू और शोभा की कहानी इसी कहानी के पहले भाग में सुन चुके होंगे, और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिएगा। लेकिन क्या आपने उसे यहाँ पहले भी देखा था? अंकेश ने पूछा। नहीं, कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ किसी औरत को प्रताड़ित किया गया हो? अंकेश ने फिर पूछा। नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं बेटा। उस समय तो मैं भी यंग था और शहर में था। पीछे क्या हुआ मुझे याद नहीं। सेठ हुकुमचंद ने बात को टालते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अभी अमावस्या को 1 महीना पड़ा है। अंकेश और अंकिता वहाँ से नमस्कार कर चल पड़े। मुझे सेठ के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगे, अंकिता ने अंकेश से कहा। मैं जानता हूँ अंकिता, वह हमसे कुछ ना कुछ तो छिपा जरूर रहा है। आखिर वह उस गांव का सरपंच भी रहा है। इस गांव में सब उसी की चलती है। अब कौन बताएगा हमें इस डायन के बारे में? अभी दोनों बैठे कुछ सोच ही रहे थे कि पीछे से अंकेश के पिता आते हैं। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? बस उसी डायन के बारे में। वह इस गांव में पहले शोभा बनकर आई थी। जब मंजू और गांव वालों को उसका डायन होने का पता चला तो उसे जला दिया गया, और वह इस गांव पर तब से लेकर आज तक श्राप सा लग गया है। धीरे धीरे गांव से सभी जवान बच्चे मरने लगे। वह डायन हर अमावस्या को आती है और जवान बच्चों को उठाकर ले जाती है। बस मुझे तो इतना ही मालूम है। ये शोभा को पहले कभी किसी ने देखा था? अंकेश ने पूछा। और जब उसको जला दिया गया तो क्या उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी? उसको फिर से शरीर कैसे मिला? और वह बाकी समय रहती कहाँ है और खाती क्या होगी? अंकिता के इतने सवाल सुन दोनों के होश उड़ गए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंकिता। अगर शोभा ही वह चुड़ैल है तो वह चुड़ैल क्यों बनी? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? इतने सवालों के जवाब तो ढूंढते ढूंढते हमें बहुत समय लग जाएगा। इसकी कड़ी हमें कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो, अंकेश ने अंकिता से कहा। पापा, ये शोभा पहली बार आई थी
तो वह कहाँ रहती थी? वो गांव की एक झोपड़ी में रहती थी जिसे लोगों ने जला दिया था। आज तो वहाँ कुछ नहीं है। वह देखने में कैसी थी उस समय? किसी को कुछ नहीं पता था कि वह एक डायन निकलेगी। अंकिता अपने पर्स से एक पेपर निकालकर उसका स्केच तैयार करने लगी। अंकेश के पिता सारा चेहरा उसे बताते हैं और वह स्केच तैयार कर लेती है। जैसे ही वह उस स्केच को देखते हैं वह उछल पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी वह, बिल्कुल ऐसी ही। ओके, अंकिता ने कहा। वाओ, ये तो सचमुच बहुत सुंदर थी। वैसे इसका चेहरा तुमसे बहुत मिलता है, अंकेश ने कहा, मजाक में कहा। तो अब क्या मैं तुम्हें डायन लग रही हूँ? अंकिता ने झुंझलाते हुए कहा। उनकी बात सुन उसके पिता भी हंस पड़े। 20 साल पहले। आए शोभा, चाल लगी के पानी ने, चाल पानी भर लावा, शाम हो रही से। भानु देवी के परिवार में सिर्फ भानु ही थी जो हरियाणवी बोलती थी। नहीं दीदी, आप ही ले आओ, मुझे तो कुछ जरूरी काम है। ठीक है कहकर भानु कुएं पर पानी लेने चली गई। लेकिन शोभा का आज सारा दिन घर के काम में कमर का बुरा हाल हो चुका था। शोभा एक बड़े घर की बेटी थी, लेकिन प्यार में अंधी होकर उसने मनीष से शादी कर ली, जिससे उसके घर वाले बहुत नाराज होते हैं और वह हरियाणा के एक गांव में मनीष के परिवार के साथ रहने लगती है। माता पिता के ना होने के कारण उसका सिर्फ एक बड़ा भाई ही था जो उसके माता पिता की तरह उसे प्यार करता था। भाभी भी उसकी माँ के समान थी, लेकिन शोभा पढ़ी लिखी और बहुत मेहनती बहू की तरह घर का सारा काम झटपट निपटा देती थी। मगर आज घर में सफाई का काम करते करते उसकी कमर में दर्द हो गया था, जिसके कारण उसको भानु को मना करना पड़ा। गांव में एक प्रथा थी कि दिन ढलने से पहले सभी जल्दी काम से आकर खाना खाकर सो जाएं। खाना दिन ढलने से पहले खाना, ये मान्यता इसलिए बनी हुई थी कि वहाँ पर लाइट नहीं होती थी, क्योंकि गांव में लाइट कम ही रहती है और सब लोग अंधेरा होने से पहले घर पर आ जाते थे और सही समय से खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपनी चारपाई पर चले जाते थे और सुबह दिन निकलने से पहले अपने खेतों में चले जाते और औरतें घर का काम करने लग जाती। सुबह जल्दी उठना, गाय भैंस का काम, दूध निकालना, चारा डालना, फिर खेतों से चारा लेकर आना, यही काम दिन भर, फिर बच्चों की देख रेख, इसी में सारा दिन निकल जाना। मनीष बाहर से काम निपटा कर घर आया तो शोभा को लेटी हुई देख उसका मन हुआ कि उसे बोले, लेकिन वह बिना बोले ही कमरे से बाहर निकल जाता है और नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। तभी भानु भी कुएं से पानी ले आती है। शोभा जल्दी आ, इस टोकनी को उतरवा दे। शोभा तुरंत उठती है और वह उतरवा देती है। बाद में वह अपने काम में लग जाती है। इधर मनीष भी नहाकर बाहर आ जाता है। मनीष, तू कब आया? भानु का दिल बहुत खुश हुआ मनीष को देखकर। तभी रामकिशन भी खेत से आ जाता है। मनीष उसको पैसे दे देता है जो वह बाहर से लेकर आया था, अपने आज के कमाए हुए। रामकिशन उसे अपने गले से लगा लेता है। भाई, एक काम कर, ये पैसे उस साहूकार को दे दे जिससे हमने ब्याज पर पैसे लिए थे। जी भाई, यह कहकर मनीष बाहर चला जाता है। शाम का समय था, लगभग अंधेरा हो चुका था। गांव में सब जल्दी अपने घरों में आ जाते थे। वह भी अपनी साइकिल लेकर साहूकार के घर की तरफ चल पड़ता है। काफ़ी दूर होने के कारण समय तो लग ही जाता है। वह ठाकुर की हवेली पर पहुंचता है। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तभी वह बड़े से दरवाजे का कुंडा बजाता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। मनीष सोचता है, जिसके घर में 100 से ज़्यादा नौकर काम करते हैं, आज वहाँ कोई नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह आवाज़ भी देता है, मगर कोई नहीं आता है। वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पैसे कल दे दूँगा। इतना सोचकर जैसे ही वह साइकिल की तरफ बढ़ता है,
उसे बड़े जोर की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। वह आवाज़ हवेली के अंदर से ही आई थी। अब उससे रहा नहीं गया और वह किसी तरह से एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर हवेली की दीवार पर चढ़कर देखता है। अंदर से एक सरस्वती नाम की औरत फटे कपड़ों में हवेली के दरवाजे की तरफ भागती है, बचाओ बचाओ। ये देख मनीष सुन्न रह जाता है। अंदर से साहूकार सेठ गोवर्धन उसे पकड़ने के लिए कच्छे में ही बाहर आता है। मनीष समझ जाता है कि सेठ उसका रेप करने की कोशिश में था, क्योंकि सेठ की कोई औलाद नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद ही उसकी बीवी चल बसी थी। कहाँ जाएगी साली, आज तो प्यास बुझा दे। छोड़ो सेठ जी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। एक बार प्यास बुझा दे बस, इसके बाद छोड़ ही दूंगा। वह अपनी नीचता पर खुश हो रहा था कि तभी मनीष बीच में आ जाता है। ए, कौन है तू और कहाँ से आया है? सेठ ने मनीष से पूछा। मैं राम किशन का भाई मनीष हूँ सेठ जी, और आप ये गलत काम नहीं कर सकते, समझे? अच्छा, तू रोकेगा मुझे? सेठ उसका गला पकड़ लेता है। दोनों में खूब हाथापाई होती है, लेकिन वह मनीष पर हावी नहीं हो पाता, तो वह दूसरी चाल चलता है। देख मनीष, तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। तू चाहेगा तो मैं सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा, बस तू बीच में मत आ। उसकी सांस फूल रही थी और वह बार बार सरस्वती की तरफ देख रहा था, जो निहायत ही सुंदर भी थी। वह उसकी हवेली में काम करती थी, जिस पे सेठ का दिल आ गया था, मगर वह शादीशुदा भी थी। सेठ के कई बार कहने पर भी वह नहीं मानी, तो सेठ जबरदस्ती पर उतर आया। इस बीच उसने सबको छुट्टी दे जल्दी भेज दिया, मगर उसे क्या पता था कि मनीष बीच में आ टपकेगा। क्यों सेठ सबको अपने बाप की जागीर समझता है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अचानक मनीष के तेवर बदलते हुए नजर आए, सेठ को भी और सरस्वती को भी। तू जो कहे, तो पहले मैं, बाद में तू, बोल। और कर्ज माफ करना मत भूल जाना। वैसे भी हवेली के पास कोई घर नहीं, सिर्फ हम तीनों हैं। सेठ ने तुरंत हाँ की और मनीष सरस्वती को जबरदस्ती उठा कमरे में ले गया। सेठ भी बाहर खड़ा देख रहा था। सरस्वती को यकीन नहीं होता कि रक्षक भी भक्षक बन जाता है। वह चिल्लाती रही और मनीष अपनी इस हरकत पर बहुत खुश हो रहा था। उसकी इज्जत और आबरू लूट जाती है। एक एक कर दोनों उसकी इज्जत लूट लेते हैं। सरस्वती को बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। तुम दोनों वहशी दरिंदे हो। एक औरत की इज्जत को तुम लोग अपने पैरों तले रौंदते हो। आज के बाद कभी नहीं रौंद पाओगे। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कह वह भागती हुई उस हवेली की छत से कूद जाती है। धम, और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देख सेठ और मनीष दोनों दंग रह जाते हैं। दोनों मिलकर उसके शरीर को चुपके से उस हवेली में दफना देते हैं और मनीष भी चुपके से वहाँ से निकल जाता है। रात को वह साइकिल से घर आता है और किसी को कुछ नहीं बताता और जल्दी से नहाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। शोभा को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने कुछ कहा नहीं, जिससे कहीं मनीष को दुख न लगे कि वह उसको टोकती रहती है। मनीष सुबह जल्दी उठ खेत की तरफ चला जाता है। इधर सेठ भी सोच रहा था कि इस राज का किसी को पता न लगे, लेकिन गांव में बात जल्दी ही फैल जाती है कि सरस्वती गायब है। उसके बच्चे बोलते हैं कि वह काम पर गई थी लेकिन वापस नहीं आई, लेकिन सेठ कह देता है कि कल उसने सबको जल्दी छुट्टी दे दी थी और यहाँ से सब जल्दी चले गए थे। कुछ दिन निकले। अब मनीष पहले से बदल गया था। वह नशे में धुत रहता और शोभा को भी पहले जितना प्यार करता था उससे कहीं ज़्यादा वह नफरत करने लगा। भाई भाभी के समझाने पर भी वह किसी की नहीं सुनता। वो मुझे मार डालेगी, अक्सर वह यही चिल्लाता, लेकिन किसी को नाम नहीं बताता। कहीं सबको ये पता न चल जाए कि सेठ और मनीष दोनों ने मिलकर ही सरस्वती को मारा है। मनीष की हालत दिन भर दिन पागलों की तरह होती जा रही थी। सेठ ने भी वह हवेली बेचकर शहर चला गया।
अपना काम जमाने के लिए अब शोभा बहुत बेचैन रहने लगी, क्योंकि कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी मनीष की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। भानु और रामकिशन भी बहुत परेशान हो उठे थे। इधर शोभा भी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और मनीष का ये हाल देख उसे बहुत डर लग रहा था। भानु, शोभा और रामकिशन मनीष को लेकर एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा बताता है कि मनीष को एक रूह ने पकड़ रखा है, जिसके कारण यह इतना परेशान रहता है। शोभा ये सुन काफ़ी घबरा जाती है और बाबा से उसका समाधान पूछती है। बाबा बताते हैं कि उन्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी, वह भी नवजात बच्चे की, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अब शोभा सोच में पड़ जाती है कि ऐसा बच्चा कहाँ से लाए और किसकी गोद सुनी करे। नहीं बाबा, कोई और उपाय बताइए, शोभा ने बाबा से कहा। नहीं, और कोई इलाज नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। मगर ये सब बातें वहाँ पर बैठी भानु और उसका पति भी सुन रहे थे। भानु सोच में पड़ जाती है कि वह अगर शोभा का बच्चा पैदा होने वाला है, अगर इसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो मनीष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन शोभा भानु की तरफ देख उसे समझने की कोशिश करने लगी। वह समझ गई कि भानु के दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक से बाबा, सोच के बतावांगे के करना से, भानु ने बाबा से ये कहा और वहाँ से चल दिए। घर आकर भानु ने शोभा से बात की। शोभा, मुझे पता है कि तू के सोचन लाग रही है, लेकिन तू जो सोच रही है वो भी सही है। अगर हम इस बालक की बलि दे दें तो मनीष ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, और इसकी क्या गारंटी है कि बलि देने के बाद मनीष ठीक हो जाएगा, शोभा ने भानु से कहा। भानु ठीक कह रही से, बलि तो थमने देनी ही पड़ेगी। रामकिशन की बात सुन शोभा अचंभित हो गई। ये आप क्या कह रहे हो भैया, शोभा ने रामकिशन से कहा। नहीं, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, शोभा ने कहा। देख बहू, बच्चा तो हम लेकर रहेंगे और मनीष ने भी ठीक करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े। शोभा को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने भाई के लोभ में दोनों इस हद तक चले जाएंगे। वह मनीष की तरफ देख रही थी। मनीष बस एक तरफ बैठा सुनने को ताक रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। शोभा बहुत असमंजस में थी कि क्या किया जाए। वह समझ चुकी थी कि अब वह बुरी तरह यहाँ फंस चुकी है और इन लोगों के चंगुल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये उसकी बेटे की बलि दिए बगैर उसे जाने नहीं देंगे। वह अपने कमरे में चली जाती है और अपने भाग्य को रोने लगती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। दोनों, भानु और रामकिशन, दोनों बाहर खटिया पे सो रहे थे। मनीष अभी भी वहीं बैठा था। शोभा को नींद नहीं आ रही थी। वह दरवाजे की तरफ जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो ये मेरे बच्चे को मार देंगे। उसने अपने कपड़े एक बैग में डाले और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वह दरवाज़ा खींचने की कोशिश करती है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। यह देख वह दंग रह जाती है। ये क्या, इन लोगों ने तो बाहर से कुंडी लगाई हुई है। शोभा सोच में पड़ जाती है, इस मासूम की क्या गलती है जो ये सब इसके पीछे पड़ गए हैं। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, चाहे कैसे भी हो। वह खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की में लोहे की रोड लगी हुई थी, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। वह समझ चुकी थी कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। थक कर वह खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर हवाएं तेज चल रही थी। तभी कमरे का बल्ब बंद हो जाता है और तभी उस खिड़की के करीब से कोई गुजरता है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन जब उसे कोई नज़र नहीं आया, वह जैसे ही बाहर झांकने लगी, एक डरावना चेहरा उसे खिड़की से झांकता हुआ दिखता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। नहीं!
वह डर कर खिड़की से दूर खड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे कमरे में फिर वही औरत नज़र आती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। लंबे लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी में काले काले हाथ। जैसे ही वह हाथ शोभा की तरफ करती है, तभी दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे में बहुत अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। वह बाहर की तरफ भागती है तो वह राम किशन की खटिया से टकरा जाती है और धड़ाम से गिर जाती है और शोभा दर्द से कर्रा जाती है। राम किशन की आंखें अचानक खुल जाती है। वह देखता है कि शोभा बाहर की तरफ भागती हुई नजर आती है। वह तुरंत भानों को हाथ मारकर उठाता है और दोनों उसके पीछे लग जाते हैं। जंगल की ओर दौड़ती शोभा बेहद डरी हुई बस दौड़ भी रही थी और डर भी रही थी। उसके पेट में उसका 9 महीना लगा बच्चा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। उसके पीछे राम किशन और भानो जंगल में दौड़े जा रहे थे। पूरे जंगल में थप थप की आवाज़ें आ रही थी। सांसें फूल रही थी शोभा की आहें निकल रही थी। वह अचानक एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे मुंह के बल गिरती है और दर्द से कर्रा उठती है। उसके पीछे दौड़ते हुए राम किशन और भानो को जब उसकी आवाज़ सुनती है तो वह उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं। अब यहाँ मनीष को अचानक होश आता है और वह घर में चारों ओर शोभा और अपने भाई भाभी को ढूंढता है, लेकिन वे सब उसे कहीं नज़र नहीं आए। वह बाहर खुले दरवाजे की तरफ जाता है। अचानक से धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। मनीष दरवाजे की तरफ और फिर चारों ओर देखता है, मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। वह समझ चुका था कि आज वह जिंदा नहीं बचने वाला। उसके माथे पर आए पसीने से साफ जाहिर हो रहा था। मनीष जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी उसे अपने पीछे एक साया महसूस होता है। वह तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं सरस्वती, मैं जानता हूँ तुम हो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी उसे सामने शीशे में सरस्वती नज़र आती है। उसका चेहरा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका आधा चेहरा और सिर लटका हुआ था, जैसा उस समय उसका छत से गिरने के बाद हुआ था, और आधा चेहरा जैसे किसी प्रेत का हो। आँख पर कोई खाल नहीं, लंबे लंबे दांत निकले हुए, शरीर पर कोई खाल नहीं। हड्डियों का वह ढांचा कोई जैसे कफन लपेट कर खड़ा हो। वह मनीष की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और मनीष की जान सोखने लगती है। उसकी आंखें फटी जा रही थी। चेहरे और बाकी शरीर की नसें फूलने लगी, जैसे नसों में ही सारा खून इकट्ठा हो रहा हो और नसें फटने के लिए तैयार हो रही हो। मनीष दर्द से बिलबिला रहा था। उसकी धड़कनें बहुत जोर से धड़ धड़ कर रही थी। सरस्वती का हाथ शीशे से बाहर आ रहा था। हाथ पर जैसे मांस के लोथड़े लटक रहे हो। जैसे जैसे उसका हाथ मनीष की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह दर्द से बिलबिला रहा था। शोभा का दर्द से बुरा हाल था। गांव के इस घने जंगल में रात के समय कोई नहीं आता था। यहाँ रात के समय तरह तरह के जानवर घूमते थे। वह तो बस किसी तरह रोड पर पहुँचना चाहती थी। वह किसी तरह से फिर से रोड की तरफ भागती है। अचानक उसके पैर में फिर कोई लकड़ी लग जाती है। वह अपने पेट को संभालने की कोशिश करती है और उसका दर्द अचानक बढ़ने लगा। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके नीचे गिरने के बाद उसके पेट का दर्द शुरू हुआ था और अब वह अपने चर्म पर था।
शोभा अपने पेट पर जोर लगाने लगती है और उसका दर्द असहनीय होता जा रहा था। इस हालत में काश कोई उस बेचारी की कोई मदद कर पाता। तभी उसका पेट जैसे हल्का होता है और वह निढाल होकर नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। मनीष की जान निकाल रहा वह हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो आह आह की आवाज़ें निकालने लग जाता है। उसका दम धीरे धीरे घुट रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दूसरा हाथ बाहर आता है और वह दोनों मजबूत हाथ उसका गला पकड़ लेते हैं। बचाओ! वह चीख रहा था मगर कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। वह घर पर अकेला जो था, उसकी आंखें फटी जा रही थी, नसें फटने को हो रही थी। उसकी सारी नसें खून से जैसे भर गई हो। नसों में आए गुब्बार से उसका दर्द असहनीय था। वह आह आह चिल्ला रहा था। पहले उसकी हाथ की नसें फटती हैं। नसें फटते ही वह तिलमिला उठा। फिर उसकी एक एक सभी नसें फट जाती हैं। खून तो जैसे फवारे लगे हों। पूरे घर में खून ही खून हो रहा था। पूरे शरीर का खून निकल रहा था। फिर वह गुब्बारे की तरह फूलने लगा, लेकिन हाथ अभी भी गर्दन पर ही थे जो उसे दबा रहे थे। अचानक से गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी और शरीर गुब्बारे की तरह फट गया। भड़ाम की आवाज के साथ उसके शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे। वह मर चुका था। उसकी गर्दन एक तरफ पड़ी थी और शरीर के लोथड़े हर जगह बिखरे हुए थे। और उधर दूसरी तरफ जंगल में शोभा को अचानक होश आता है। वह देखती है कि एक छोटा बच्चा उसके पास पड़ा हुआ भूख से बिलबिला रहा था और उआ उआ की आवाज़ से रो रहा था। उसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी। वह उसे अपने सीने से लगा लेती है और एक माँ की ममता जाग जाती है। अभी उसके उठने की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि तभी भानो और राम किशन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। और ही कित भाग गई थी तू के सोचे थी हमने पता ना लगेगा के? मुझे छोड़ दो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे पर रहम करो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? के बिगाड़ा है? इस तरह इसका बाप ठीक हो जाएगा और जाम लिए फिर हमने के मना करे ऐसा? क्या ये आपका बच्चा नहीं है? इसकी क्यों बलि के पीछे पड़े हो आप लोग? ये तो अभी अभी पैदा हुआ है। शोभा रो रो कर अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है उन दोनों से, मगर वह दोनों पत्थर दिल उससे बच्चा छीन लेते हैं। ये बच्चा तो हम लेकर जावांगे, ये कहकर भानो शोभा से बच्चा छीन लेती है और उसकी नाल को हाथों से ही तोड़ देती है। बच्चे का रुदन पूरे जंगल में गूंज रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। वह उठ उठ कर उनकी तरफ भागती है, मगर राम किशन उसे धक्का दे देता है और वह गिरती हुई एक वहाँ बड़े पत्थर से टकरा जाती है और वह बेहोश हो जाती है। राम किशन और भानो घर पहुँचते हैं। घर एकदम सुनसान था। बस घर की तरफ चलते हुए उनके कदमों की आहट हो रही थी। भानो घर के दरवाजे पर हाथ रखती है कि तभी दरवाज़ा खुल जाता है। अंधेरा ज़्यादा था, लाइट तो थी नहीं। तभी राम किशन भी घर के अंदर घुसता है और माचिस की तिल्ली निकाल कर वह जैसे ही जलाता है, एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है और वह चीख उठता है, नहीं! के होया? भूत! भूत देखा मैंने। के बकवास करे हैं? कितना अवथाड़ा भूत? मैंने देखा था, राम किशन ने कहा। उसके तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। वह हिम्मत कर दोबारा माचिस की तिल्ली जलाता है। इस बार उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह अलमारी की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। तभी उसके पैर से कुछ टकराता है।
वह दोबारा तिल्ली जलाता है। तभी उसे उसके भाई की गर्दन पैर के पास पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी तो जैसे गर्दन देख जान ही निकल गई हो। राम किशन फिर से माचिस की तिल्ली जलाता है और अलमीरा में पड़ी एक मोमबत्ती जलाता है और चारों तरफ एक भयानक नज़ारा उसे देखने को मिलता है। घर के अंदर उसे सिवाय मांस के लोथड़ों के और कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये नज़ारा देख भानों की भी चीख निकल जाती है। नहीं, उसकी नज़र भी मनीष की गर्दन पर पड़ती है तो उसके हाथ से बच्चा छूटकर नीचे गिर जाता है और उस बच्चे की गर्दन टूट जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल पाती। ये देख भानों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठता है कि तभी पीछे से एक तार उसकी गर्दन में आकर लिपट जाती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। बचाओ बचाओ, वह चिल्लाना चाहती थी मगर तार इतनी ज़बरदस्त तरीके से कसा होता है कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती। वह हाथ पैर मारती है मगर राम किशन का ध्यान अभी भी अपने भाई की गर्दन उठाए देख रहा था, मगर उसका ध्यान भानों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जब वह भानों की तरफ देखता है तो जैसे उसके पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई हो। भानो भानो, वह भानों की तरफ भागता है मगर भानों का शरीर एक तरफ लुढ़क चुका था। बच्चा पहले ही मर चुका था। अब वह घर में सिर्फ अकेला ही रह गया था। वह डरता हुआ घर से बाहर भागता है लेकिन उसका पैर एक तार में फंस जाता है और वह औंधे मुंह नीचे गिरता है धड़ाक की आवाज़ के साथ और राम किशन अपने होश खो बैठता है। सुबह की वो किरण पूरे घर में आंधी तूफान ले आई थी। सुबह जब राम किशन को होश आता है तो वह अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ वही हाल होता है जो उसने रात को देखा था। वह बुरी तरह से रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सब उसके पास आते हैं और घर की हालत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर तरफ वही नज़ारा जो देख के आत्मा तक कांप जाए। क्या हुआ राम किशन, और ये सब कैसे हुआ? सब उस कलंकनी का काम है। मेरी बीवी को मारा उसने। अपने पति का देखो क्या हाल किया है उसने। अपने बच्चे तक को खा गई वह औरत नहीं, डायन है वह, डायन। इतना कह वह खूब रोने लगता है। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि बहू ऐसा कर सकती है, मगर घर और उसके अंदर की हालत यही कह रही थी कि ऐसा और कौन कर सकता है। सब सोच में पड़ गए। लेकिन राम किशन रो रो कर सबको यही कहता रहा कि ये सब शोभा का ही किया धरा है और लोगों को यकीन दिलाता रहा। उसकी बातें सुन गांव वाले भी दंग रह गए। उसने मेरे भाई का मांस खाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी पत्नी को तार से खींचकर गला दबा दिया उसने। अपने जन्म लिए बेटे तक को नहीं छोड़ा उसने। वह स्त्री के नाम पर ही कलंक है। लेकिन राम किशन ने एक बार भी नहीं बताया कि सारी कमी उसी की थी। अपना इल्ज़ाम वह सब शोभा पर डालता गया और उसे गांव वालों की नज़रों में दोषी ठहराता रहा। अब गांव वालों का गुस्सा बढ़ता ही गया और सब यही मान बैठे कि शोभा डायन है। अब सब उसकी मदद में जुट गए और सब लाशों को एक साथ इकट्ठा करने लगे। उधर शोभा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके सारे कपड़े खून में और मिट्टी में सने हुए थे। मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। वह अब भी बेहोश पड़ी थी। अचानक उसके हाथ की उंगली हिलती है और उसके हाथ में भी हरकत होती है। धीरे धीरे उसके हाथ और पैर में भी हरकत होती है। एक लंबी बेहोशी के बाद उसे होश आता है और वह धीरे धीरे बैठने की हिम्मत करती है, मगर उससे उठा नहीं जाता। अचानक उसे अपना बच्चा याद आता है और वह उठ खड़ी होती है, क्योंकि माँ की ममता ऐसी ही होती है। वह घर की तरफ चलती है और धीरे धीरे गिरते पड़ते किसी तरह गांव में पहुंचती है। जब सब लोग राम किशन की मदद से
सभी लाशों को इकट्ठा कर रहे थे। तभी शोभा वहाँ पहुँचती है। सब लोग उसकी हालत देखते रह जाते हैं। वह किसी तरह दरवाजे तक पहुँचती है, लेकिन राम किशन उसको दरवाजे पर रोक लेता है। रुक जाओ डायन, अब किसे खाने के लिए आई है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखो अब बच्चे को खाकर भी पेट नहीं भरा इसका। आजा अब मुझे खा ले। यह कहकर वह रो पड़ा। अचानक गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उस पर पत्थर बरसाने लगे। वह दर्द से कर्राने लगी। एक पत्थर उसके सिर में लगता है और दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा। लेकिन कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुनता और उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। उसका दर्द से बुरा हाल हो गया था। वह किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वापस जंगल की ओर जाती है। गांव वाले भी उसे मारते मारते गांव से बाहर ले आते हैं। तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, बहुत पछताओगे तुम सब। मैं अपने बच्चे का बदला जरूर लूँगी। एक एक करके इस गांव के सारे बच्चे मरेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम गांव वाले कहीं भी जाओगे, मैं वहां जरूर आऊंगी और इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगी। और यह कहते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन सोचा नहीं था कि बेचारी शोभा के साथ इतना कुछ होगा। वह जंगल में पड़ी अपने बच्चे को मिस कर रही थी। तभी कुछ दूरी पर उसे कुछ जवान लड़के आते हुए दिखे। आज का बर्थडे गिफ्ट क्या है? आज का वह 4 लड़के किसी दूसरे गांव के थे जो आपस में बात कर रहे थे। जब शोभा को उनकी बात सुनी तो वह मदद के लिए उनके पास जाती है। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चारों लड़के उसकी तरफ देखते हैं, जिनमें एक बड़ा था जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी। उसकी सुंदरता देख उसका दिल उस पर आ जाता है। हाँ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम अपने दोस्त के बर्थडे के लिए सोच रहे हैं, जिसको कुछ अच्छा गिफ्ट करना है। आप सब कहाँ से हो? शोभा ने पूछा। ये सुंदर नगर के सेठ हुकुमचंद का अकेला वारिस मनोज है और आज इसका जन्मदिन है, एक ने उनमें से कहा। और इससे अच्छा गिफ्ट तो और क्या हो सकता है? तीसरे ने कहा। तो शोभा ने पूछा। तीनों दोस्त उसे कंधे पर उठा लेते हैं और उसे एक झोपड़ी में ले जाते हैं। वह चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मगर किसी ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी इज्जत आबरू सब लूट लेते हैं। वह पहले ही घायल थी, दूसरा अभी रात को एक बच्चे को जन्म दिया और ऊपर से उन चारों ने बलपूर्वक उसका बलात्कार किया। वह चारों अपना काम कर निकल आते हैं और सुंदर नगर की तरफ बढ़ जाते हैं। बेचारी शोभा का मन अंदर से टूट चुका था। इन सब से अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। दिन में बादल छाने लगे। कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव के बच्चे मरने लगे। नए जवान बच्चे जो अभी 18 ही साल के हुए थे। गांव वाले डरने लगे। अब बात 2 गांवों की थी, सुंदर नगर और जीवन नगर, जहाँ से शोभा की कहानी शुरू हुई थी। और इन दोनों गांवों का सरपंच एक ही था, सेठ हुकुमचंद, जिसने गांव की इस समस्या के लिए दोनों गांवों को एक ही करने का फैसला किया और दोनों को एक नाम दे दिया गया, सुंदर नगर, जिसे आज सब लोग शापित गांव बोलते हैं। ये सारी कहानी सेठ हुकुमचंद को पहले ही पता लग गई थी और अपने बेटे की असलियत भी। लेकिन जब उसने अपने भाई सेठ गोवर्धन को भी शहर भेजा था तो उसने अपने बेटे को भी उसके पास शहर भेज दिया, ताकि गांव में जो हो रहा था उस पर उसका कोई असर ना हो। यह सब बैठा हुकुमचंद सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली, थप थप की आवाज़ के साथ। बाहर से किसी के दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ आई। सरपंच साहब, बाहर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था। कौन है? सरपंच साहब ने अंदर से आवाज़ लगाई। सेठ हुकुमचंद दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक नौकर खड़ा था। सेठ जी, मनोज का टेलीग्राम आया है और ये चिट्ठी भी।
ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। वह चिट्ठी पढ़ता है। हाय डैड, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा हूँ। आपकी बहुत याद आ रही थी और चाचा जी भी मेरे साथ गांव आएंगे। कुछ पर्सनल काम की वजह से हमें गांव आना पड़ रहा है। मनोज। चिट्ठी पढ़कर हुकुमचंद की त्योरियां चढ़ने लगी। वह चाहता था कि वह शहर से वापस ना आए, लेकिन वह सोचने लगता है कि आखिर क्या पर्सनल काम हो गया जो दोनों को गांव आना पड़ रहा है। एकदम से धड़ाक की आवाज़ हुई। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ उसे चौंका देती है। वह रसोई की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे दिन को अपने आगोश में ले रहा था। वह पलट कर देखता है तो बिल्ली ने दूध गिरा दिया था। वह नौकर को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। वह फिर आवाज़ लगाता है, लेकिन इस बार भी किसी की आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी। बिल्ली दूध को गिराकर चपर चपर कर पी रही थी। अचानक हुकुमचंद का ध्यान उसकी आंखों पर जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। वह दूध भी उसे अचानक खून दिखाई देने लगा। हुकुमचंद ये सब देख खौफ सा खा गया। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके हाथ में जो छड़ी थी, वह उससे बिल्ली की तरफ मारने को दौड़ा, लेकिन वह भूल गया था कि ये बिल्ली नहीं, उसका काल था। वह बिल्ली उसकी तरफ तेजी से उसके गले पर पहुंच जाती है और उसे काटने लगती है। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजने लगी, लेकिन जैसे वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं था। वह तड़प उठा था। दर्द से वह बिल्ली से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर बिल्ली तो पूरे दांत उसके गले में गड़ाए हुए थी। वह इधर उधर हाथ मारता है, लेकिन आज उसकी शायद किस्मत ही खराब थी। पूरे घर में सेठ के गले से खून निकल रहा था, जो कि पूरे घर में फैल रहा था। अचानक बिल्ली का रूप एक डायन में बदल चुका था। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसको रोकेगा तू? वह जोर जोर से उसको पकड़कर दीवार पर मारने लगती है। वह सरस्वती की आत्मा थी। आखिर उसे भी तो अपना बदला लेना था। वह चाहती थी कि गोवर्धन वापस आए। हुकुमचंद को मारकर वह गायब हो जाती है। जब नौकर बाकी का काम निपटा कर आता है तो उसे हुकुमचंद के शरीर से खून की धारा फूटती हुई नजर आती है। काफ़ी जगह जैसे किसी जानवर ने उसे नोच लिया हो। वह आखिरी सांसें गिन रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। मालिक। रामू दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, मालिक क्या हुआ मालिक? मगर वह कुछ नहीं बोल पाता। उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। मालिक को किसी ने मार डाला, मालिक को किसी ने मार डाला। रामू चिल्लाता हुआ बाहर गांव की तरफ भागने लगा। गांव तो पहले ही खौफ से भरा हुआ था। हर अमावस्या को मौत निश्चित थी, मगर आज कैसे? सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था। सबने हुकुमचंद के शरीर को देखा और तब तक अंकेश और अंकिता भी वहां आ पहुंचे थे। ओह माय गॉड! अंकिता के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। क्या हुआ अंकिता? अंकेश ने कहा। अब सारी गड़बड़ हो गई। मैंने सुना था कि हुकुमचंद ही शोभा के बारे में बता सकता था सारी कहानी, और अब ये भी नहीं रहे। आखिर हम पहले भी यहीं अटके हुए थे और अब भी यहीं पर अटक गए। अब कैसे पता चलेगा शोभा का राज? वह अपना बदला लेना चाहती है, मगर किससे? कौन है वो? और वह क्यों गांव वालों को मार रही है? अब हम क्या करेंगे अंकेश? कोई तो होगा जो इस रहस्य को पूरी तरह जानता होगा, मगर कौन? अंकिता ने फिर कहा। अंकेश सोच में पड़ गया कि तभी बाहर से एक हवा का झोंका गुजरता है और हुकुमचंद के पास जो चिट्ठी आई थी वह अंकेश के पास आकर हवा में उसके ऊपर आकर गिर जाती है। चिट्ठी? ये किसकी है? वह पढ़ता है और उसमें मनोज और उसके चाचा का जिक्र हुआ था। ये मनोज और उसके चाचा कौन हैं? अंकेश वहाँ खड़े लोगों से पूछता है। मनोज तो इनके बेटे हैं
और उनके चाचा का नाम गोवर्धन है। वहाँ रामू उसको बताता है, ओह शायद यही हमें कुछ बता सकते हैं। आप सब एक काम करो, उनको गांव आने दो, तभी कुछ पता चल सकता है। और अभी अमावस्या में 4 दिन हैं, तब तक वे दोनों भी आ ही जाएंगे। सब लोग हाँ भरते हैं और हुकुमचंद की बॉडी को बर्फ में मिलाकर लिटाते हैं। जब तक मनोज को खबर की जाती है कि उनके पिता को किसी ने मार डाला है। जैसे ही मनोज और गोवर्धन को इसकी खबर मिलती है, वह तुरंत गांव के लिए निकल जाते हैं। इधर अंकेश अपने विचारों में खोया हुआ था कि आखिर ये शोभा कौन थी। फिर उसे अचानक से विचार आता है कि जब वह शहर से गांव आए थे तो उन्हें गांव से बाहर एक बाबा मिले थे, क्यों ना उससे कुछ पूछा जाए। अंकिता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। वह तुरंत गांव के बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह बाबा अभी भी वहीं पेड़ के पास झोपड़ी में बैठे थे। दोनों उसकी झोपड़ी के पास आते हैं। वह दूर ही खड़े थे कि बाबा उनको पहचान लेता है और कहता है कि यहाँ मत आना, वरना ये भी शापित हो जाएगी। कैसे बाबा, तुम उस शापित गांव से आए हो ना? जी बाबा, मगर आपको कैसे पता चला? बेटे हम सब जानते हैं। बाबा ये बताओ, ये गांव शापित कैसे हुआ और वह कौन है जो इस गांव के बच्चों को मार रही है? हमने शोभा की कहानी तो कुछ कुछ सुनी है, मगर वह सबको क्यों मारना चाहती है? वह उनको पेड़ के नीचे बैठाता है और शोभा की कहानी शुरू करता है। सरस्वती तो पहले ही मर चुकी थी। उसके साथ गलत काम जो हुआ था, उसके बाद शोभा के साथ भी उन लड़कों ने गलत काम किया। वह अपने बच्चे को खोने के गम में पागल हो गई। वह गांव वालों से राम किशन और भानु के बारे में बात करने की कोशिश करती रही, मगर गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उस पर पत्थर बरसाते थे, जिससे वह काफी घायल हो गई थी। इधर सरस्वती अपना बदला लेने के लिए गोवर्धन की बाट देख रही थी। वह शोभा की हालत भी जानती थी, क्योंकि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वह गोवर्धन को नहीं मार देती। उसने अपना मोहरा शोभा को बनाया। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वह भी राम किशन और मनोज से बदला लेना चाहती थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ भी साए साए करने लगे। जंगल की हवा अचानक ठंडी में बदलने लगी। वह ठिठुर रही थी, तभी किसी सफ़ेद साड़ी में उसे कोई अक्ष हवा में लहराता हुआ महसूस हुआ। कौन है? कौन है? वह धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। शोभा, कौन है? मुझसे क्या चाहिए? शोभा उस अक्ष को देखकर कहने लगी। वह अब उसके पास आ चुकी थी, मगर उसका चेहरा उसके बालों में छिपा हुआ था। वह डर भी रही थी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तभी उसके बाल हवा में उड़ने लगे, जिससे उसका चेहरा शोभा को साफ दिखाई दे रहा था। सरस्वती तुम? हाँ शोभा, मैं। वह अब उसे साफ दिखाई देने लगी थी। सरस्वती का चेहरा देख अब उसका डर कुछ कम हुआ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, जिससे तुम्हारी बातें कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगी शोभा। कैसी बातें? तुम्हारे पति मनीष की। मेरे पति की? हाँ शोभा, गांव में तो सबने यही सुना था कि सरस्वती किसी के साथ भाग गई, मगर किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसको तुम्हारे पति और सेठ गोवर्धन ने मारा था। क्या बक रही हो? मेरे पति भला क्यों मारते तुम्हें? वो तो एक नेक और शरीफ इंसान थे। किसी की भी नीयत बदलते देर नहीं लगती शोभा। मैंने सोचा था कि मनीष मुझे उस सेठ से छुड़वाएगा, मगर उसको पैसे का लालच और मेरी जवानी पर उसका इरादा बदल गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनीष ऐसा करेगा। दोनों ने मेरी इज्जत को तार तार किया। मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और उस सेठ की छत से कूदकर मैंने अपनी जान दे दी। सरस्वती की आत्मा ने शोभा को बताया, लेकिन अभी वह सेठ गोवर्धन जिंदा है और जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तुम्हारे पति को मैंने ही मारा था और जब तुझ पर इतने अत्याचार होते हुए मैंने देखे
तो भानों को भी मैंने ही मारा था। सिर्फ तुम्हारे जेठ को मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह तेरा मुजरिम है, उसे तू ही मारे, उसने आगे बताया। फिर शोभा कहती है, मगर मैं कैसे मारूंगी? तुम्हारा बदला मैं लूंगी और उसके सभी दोस्तों से भी। तुमने जितने कष्ट उठाए और जिसने तुम्हारे साथ गलत काम किए, उन सब का बदला भी लेना है। अगर तू मुझसे एक सौदा करे तो। शोभा पूछती है, कैसा सौदा? फिर सरस्वती कहती है कि तू मुझे तेरा शरीर दे दे। फिर शोभा कहती है, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है, मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे अपना शरीर दे, क्योंकि अगर तू मुझे अपना शरीर देगी तो तुझे मेरी सच्चाई का पता चलेगा और तेरी आत्मा भी ऐसे ही भटकती रहेगी। तेरे साथ जो भी बीता उसका कुछ कारण मैं भी रही हूँ, मगर मुझे तो सिर्फ मनीष और गोवर्धन से बदला लेना था। तेरी जेठानी ने मनीष की जान बचाने के लिए तेरे बेटे की बलि चढ़ाने की कोशिश की, मगर मैंने सोचा था कि भानों से तेरे बेटे को बचा लूँगी, लेकिन उस हादसे में तेरा बेटा भी मारा गया। उसका मुझे अफसोस भी है कि मैं उसे बचाने में कामयाब नहीं हो पाई और मैं चाहती थी कि मरने से पहले मैं तुझे सारी सच्चाई बता दूं, क्योंकि तू वैसे भी अब कुछ समय ही जीवित रहेगी। क्या? हाँ शोभा, सबको एक दिन जाना होता है, मगर मैं तुझे यहाँ मारने नहीं आई हूँ। तेरा कुछ समय ही बचा हुआ है। उससे पहले मैंने तुझे सारी हकीकत बता दी ताकि तू शांति से मर सके, और तेरा बदला मैं लूँगी। तेरे जुल्म का बदला अब मैं लूँगी उस सेठ हुकुमचंद के बेटे से। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मरने वाली हूँ? शोभा ने चिंतित स्वर में पूछा। हम जिस योनि में हैं, भूत प्रेत आत्मा, हमें सब पता होता है, मगर ये बात हम किसी को भी नहीं बताते, वरना सब हमें कैद कर लेते, सरस्वती ने उसे बताया। कुछ देर बाद ही शोभा की सांसें फूलने लगी। उसका सिर अचानक चकराने लगा, पसीने निकलने लगे और उसके दिल पर जैसे बोझ बढ़ रहा हो। ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? शोभा का स्वर बदल रहा था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, सरस्वती ने वहीं खड़े खड़े उसे बताया। मेरा बदला? हाँ, तेरा बदला अब मैं लूँगी, उस मनोज से और उसके साथियों से, इस पूरे गांव से, सबसे। तू चिंता मत कर शोभा। अचानक शोभा के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर बेजान होकर एक तरफ लुढ़क गया। फिर उसके मुंह से एक धुआं सा निकला और अब शोभा बाहर खड़ी थी, मगर सरस्वती ने समय न गंवाते हुए उसमें तुरंत समा गई। शोभा अभी भी बाहर ही खड़ी उसे देख रही थी। अब शोभा के शरीर में सरस्वती की आत्मा थी, जिससे उसके हाथ पैर फिर से हिलने लगे और कुछ देर बाद वह पूर्ण स्वस्थ महसूस कर रही थी और वह शोभा की आत्मा को भी देख पा रही थी। अब तुम मुक्त हो शोभा। शोभा की आत्मा वहाँ से हमेशा के लिए चली गई थी। अब अचानक शोभा के अंदर घुसी सरस्वती एक पूर्ण रूप में चुड़ैल की तरह बदलने लगी। उसके पैर मुड़ गए थे और उसके हाथ किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। चेहरा भी बहुत खुखार होने लगा था। अगर उसको कोई आम आदमी देख लेता तो शायद वहीं पर मर जाता। उसके दांत बाहर आने लगे, आंखें लाल सुर्ख थी, चेहरा भी बहुत डरावना हो गया था। वह अपना रूप बदल सकती थी। वह कभी इंसान तो कभी चुड़ैल बन जाती। अब उसने एक सुंदर सा रूप बनाया और वह गांव की तरफ चली गई, जिससे उसको कोई पहचान नहीं सकता था। और धीरे धीरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर एक दिन वह मंजू से मिली और उसका भांडा फूट गया। फिर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे जला दिया। शोभा का शरीर तो जल गया, मगर उसके मरने के बाद भी ये गांव शापित ही रहा। उस बाबा ने उनको पूरी कहानी बताई। फिर अंकेश ने कहा, मगर बाबा, आपको इतना सब कुछ पता था तो आपने उसको रोका क्यों नहीं?
और आप इतना सब कुछ कैसे जानते हो? बाबा उनकी तरफ देखने लगा। अंकिता और अंकेश भी उनकी तरफ देख रहे थे। मैं चाहता तो रोक लेता और कुछ समय मैंने उसे रोक भी दिया था, मगर वह मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी और उसने कहा, मेरा बदला बस उन 2 मनुष्य पर अटका हुआ है। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगी, लेकिन वह शोभा की आत्मा को दिया वचन पूरा जरूर करूँगी। उसने गांव के कुछ बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि वे उस मनोज के दोस्त थे। मनोज बाहर चला गया था और उसका चाचा तो पहले ही चला गया था, लेकिन वह गुस्से में इतनी पागल हो गई कि वह गांव में आने वाले और अपना 18वां जन्मदिन बनाने वाले को ही मार देती, क्योंकि जिसने शोभा के साथ गलत काम किया था उस समय वह भी अपना 18वां जन्मदिन ही बना रहा था। और तब से ही इसके 2 कारण बन गए कि एक तो 18वां जन्मदिन और इस गांव के लड़कों से उसकी नफरत, और जब उनका खून उसके मुंह लगा तो वह औरों को भी मारकर खाने लगी। ओह, अंकेश को अब सब कुछ पता लग गया था। चलो कम से कम पूरा रहस्य तो पता लगा कि आखिर कारण क्या है। मगर बाबा, क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है? अंकिता ने बाबा से पूछा। एक उपाय है, गांव में गोवर्धन और मनोज का आना और उनकी मृत्यु उसके हाथ हो, तभी वह शांत होगी, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। बाबा ने उसको रोकने का उपाय भी बताया। बाबा, इतना कुछ हुआ और आपने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की दोबारा? मैंने कई बार कोशिश की बेटा, मगर वह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, उसको रोकने का कोई तो मार्ग होगा ना? अंकिता ने पूछा। हाँ, अगर मनोज और गोवर्धन गांव आ जाए तो, क्योंकि वह आत्मा चाहती है कि वे दोनों यहाँ आए और चुड़ैल उनको मारे तो। क्या उनका मरना जरूरी है? क्या उन्हें कानून सजा नहीं दे सकता? अंकिता ने कहा। हम चाहे लाख कोशिश कर ले बेटा, मगर वह चुड़ैल जब तक उनकी जान नहीं लेगी तब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, और तब तक ये गांव भी शाप से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, हम सहमत है बाबा आपकी बात से। अब बस उन दोनों का आना बाकी है। तब तक मैं एक हवन करता हूँ ताकि उस चुड़ैल की शक्तियों को कुछ कम कर उसको मुक्ति दे सके। ठीक है बाबा, अब तुम दोनों को जाना चाहिए ताकि मैं आगे की तैयारी कर दूं। और हाँ, वह चुड़ैल अपनी समस्त शक्तियाँ लगा देगी उन दोनों को मारने में। अगर इस बीच कोई उनके बीच आया तो वो शायद ही बच पाए, बाबा ने अंकेश और अंकिता को समझाते हुए कहा। लेकिन वह कब तक आएंगे? अंकेश ने पूछा। जिस तरह चुड़ैल ने सेठ हुकुमचंद को मारा है, वह अपने पिता के अंत्येष्टि पर जरूर आएंगे, और शायद अब तक तो उन्हें पता भी लग गया होगा। वह आते ही होंगे। आप ठीक कह रहे हो बाबा, अंकेश ने कहा। जाओ और उसकी अंतिम क्रिया में शामिल हो जाओ, और उन दोनों को हो सके तो गांव वालों के साथ मिलकर जाने मत देना, वरना ये गांव कभी भी शाप से मुक्त नहीं होगा बेटे। जी बाबा, हम अभी जाते हैं, अंकिता ने कहा। लेकिन बाबा, इस बार अगर वह चुड़ैल आई तो उसे रोकेंगे कैसे? अंकेश ने विचलित मन से कहा। ये अभिमंत्रित जल है जिसे मैं मानसरोवर की झील से लाया था। अगर इसे उस पर डाल देंगे तो वह कुछ समय के लिए क्षीण दशा में हो जाएगी, और उसके बाद मैं एक ऐसा हथियार लेकर आऊँगा जो उस पर असर ही नहीं, उसे हमेशा के लिए मुक्ति भी देगा। उसी के लिए मैं ये हवन कर रहा हूँ। उसको इस शरीर से आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये मौतों का सिलसिला यूं ही बढ़ता जाएगा। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं और आप भी आ जाना। ये कहकर अंकेश और अंकिता दोनों गांव की ओर चल पड़ते हैं। सभी आदमी सेठ हुकुमचंद की हवेली पर इकट्ठा हो रहे थे। अब तक पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई थी
कि सेठ को चुड़ैल ने मार डाला है। चुड़ैल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि इस चुड़ैल की पूरी कहानी क्या है और कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है। घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। काफ़ी घर तो इकट्ठे मिलकर रहने लग गए थे। सबका खौफ इतना हो चुका था कि बच्चों को थोड़ा जवान होते ही शहर भेज दिया जाता था। रात के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब सब हवेली पर इकट्ठा थे। अंकेश और अंकिता भी वहां पहुंच चुके थे। उनको देख अंकेश की मम्मी पापा भी वहीं इकट्ठा हो गए थे। अंकिता की नानी, रोहन के माता पिता, रितिका के माता पिता इत्यादि सब इकट्ठा हो गए थे। लेकिन अभी तक सेठ गोवर्धन और मनोज ही नहीं आए थे। शहर काफ़ी दूर था। तब तक अंकेश ने सबको अपने पिता और गांव वाले बड़े बुजुर्गों से बात की और उन्हें चुड़ैल की सारी कहानी बताई, ताकि इस चुड़ैल को रोकने का जो तरीका था वह भी उनको बताया। सबने एक साथ कहा, इस बार गांव शाप से मुक्त होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके मुंह से निकली आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। तभी कुछ देर बाद एक लाल रंग की गाड़ी उन्हें गांव में दाखिल होती हुई दिखाई दी। इससे गांव वाले समझ गए कि मनोज और गोवर्धन गांव में आ चुके हैं। गाड़ी अभी गांव की सीमा में ही एंट्री करती है कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती है। जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना साफ नजर आ रही थी। चाचा जी, अभी तक तो मौसम एकदम ठीक था, अचानक क्या हुआ? मनोज ने गोवर्धन से कहा। ये गांव शापित है बेटा, यहाँ अक्सर मौत कब किस पर नाचने लगे कोई पता नहीं। अच्छा? हाँ, पापा भी अक्सर जिक्र करते थे और हमें यहाँ कभी नहीं बुलाते थे। मगर हमें क्या पता कि उनकी मौत की खबर पर ही हमें आना पड़ेगा। गोवर्धन की आंख में अपने भाई के लिए बहुत स्नेह था। तभी धड़ाम की आवाज के साथ ये क्या हुआ? अचानक मनोज के मुख से निकला। तभी गाड़ी का एक पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। गोवर्धन काफी कोशिश करता है, मगर गाड़ी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों गाड़ी से उतरकर देखते हैं, टायर काफी अंदर तक धंस चुका था। ओ भगवान, ये गांव और यहाँ के गड्ढे। मनोज ने कहा, कोई बात नहीं, हम पैदल ही चलते हैं। पैदल इतनी गर्मी में? नहीं चाचा, हालत खराब हो जाएगी, घर तक चलना पड़ेगा बेटा, आखिर आपके पापा की भी तो अंत्योष्टि भी तो करनी है। गोवर्धन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ चाचा, चलो पैदल ही चलते हैं, और यहाँ तो आसपास भी कोई नहीं दिख रहा। मनोज ने गांव की तरफ नज़र मारते हुए कहा। सब हवेली पर ही होंगे, जल्दी चलो बेटा, यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। गांव में लोगों के बीच महफूज होंगे। जी चाचा जी। दोनों तेज तेज कदमों से हवेली की ओर चल पड़े। हवा भी जोर जोर से चलने लगी। आसमान में घने काले बादल छाने लगे। हवा पूरे जोर से चल पड़ी। ये चाचा क्या हो रहा है? मनोज ने आंखों के सामने अपने हाथ को लगाते हुए कहा। जल्दी चलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक बाइक उनके पास आकर रुकती है। आप मनोज और गोवर्धन जी है ना? वो अंकेश था जो उनकी गाड़ी की खबर सुनकर उनको देखने आया था कि वे लोग गांव पहुंचकर भी अभी तक हवेली पर क्यों नहीं पहुंचे। हाँ हाँ बेटा, ये मनोज है और मैं इसका चाचा, उसने बड़े प्यार से कहा। जल्दी बैठिए, कहीं बारिश ना हो जाए, समय भी निकल रहा है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और अंकेश दोनों को सुरक्षित हवेली पर पहुंचा देता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। सब उन दोनों को ही देख रहे थे कि तभी अपने पिता की लाश देख मनोज की चीख निकल जाती है। बाबा! वह फूट फूट कर रोने लगता है। हुकुमचंद का भाई गोवर्धन भी देखता रह जाता है कि इतनी बुरी मौत। वह मनोज के कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाकर शांत होने का आश्वासन देता है। बस बेटा, शांत हो जा, गोवर्धन कहता है। मेरे बाबा को किसने मारा? किसने?
उसका गुस्सा बहुत तेज था। उसने गांव वालों से पूछा। तभी एक आदमी बताता है कि उनको उस चुड़ैल ने मारा है। मैं उस चुड़ैल को जान से मार डालूंगा, उसने गुस्से में कहा। उसकी बात सुन अंकेश अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है। साला आज तक तो कोई मार नहीं पाया, ये मारेगा। अंकिता भी अंकेश की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, अंकेश ने अंकिता की तरफ देखकर कहा। अभी रात होने दो, फिर पता चलेगा इस कमीने को। रात होने को आई थी। इस समय अर्थी को सजाना ठीक नहीं था, क्योंकि अंधेरे में अर्थी को आग देना ठीक नहीं होता है। 4 दिन तो बीत चुके थे। रात का समय था। आसमान में बादल चारों ओर घने काले छाए हुए थे। अब तो चांद भी नजर नहीं आ रहा था। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। गोवर्धन और मनोज अपने पिता के पास ही बैठे थे। कुछ गांव वाले अपने घर चले गए थे और कुछ गांव वाले वहीं पर रुके हुए थे। सबको सच्चाई मालूम थी, क्योंकि अंकेश और अंकिता ने सबको समझा दिया था कि इस बात का कोई हल्ला ना करे, नहीं तो वह दोनों भाग जाएंगे। सब शांत था। अचानक से हवाओं में ठंडक महसूस होने लगी। भरी गर्मी में ठंड जैसा वातावरण हो गया। हल्की हल्की धुंध सी बढ़ने लगी। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंकेश को यकीन हो गया था कि चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर हमला करेगी, और असर दिख भी रहा था। वह समझ चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चुड़ैल का ही काम है। धुंध बढ़ती जा रही थी। सबको अचानक ठंड लगने लगी थी। ऊपर से ठंडी हवाएं, सूं सूं की आवाज़ चारों ओर महसूस की जा रही थी। ये क्या हो रहा है? मनोज ने कहा। आज अमावस्या की रात प्रारंभ हो गई है मनोज जी। वो डायन जरूर कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है, आज मैं भी उस डायन को, उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनोज की आंखों में गुस्सा तैर रहा साफ दिखाई दे रहा था। वह उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। नहीं मनोज, आप बाहर मत जाओ, आपका बाहर जाना ठीक नहीं, गोवर्धन ने कहा। नहीं चाचा जी, आज या तो वो रहेगी या फिर मैं। मनोज बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ बेटे, गोवर्धन पीछे से आवाज लगाता है। लेकिन मनोज नहीं रुकता और कहता है, नहीं, आज उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता को मारा है उसने। ये कहते हुए वह गाड़ी के और नज़दीक जाने लगा। सब उसे आवाज़ देकर मना कर रहे थे। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, तभी एक बड़ा सा पेड़ उसकी लाल गाड़ी पर आकर गिरता है, धड़ाम की आवाज़ के साथ। गाड़ी के सभी शीशे टूट जाते हैं और मनोज भी बचकर दूर जा गिरता है। सब लोग मनोज की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले वह परछाई मनोज के पास से गुजरती है, जिसे देख मनोज की आंखें अचंभे से देखती रह जाती हैं। उसकी सांस की आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। वह स्तंभ खड़ा देखता ही रह जाता है। सब आदमी अपनी मसाले जला लेते हैं और मनोज को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी गाड़ी पर पड़ा पेड़ अचानक हवा में तैरने लगता है, जैसे कोई ताकत उस भारी पेड़ को उठाए हुए है। ये देख सब लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि पेड़ इतना भारी था कि जिसके ऊपर भी वह गिरता, वह सीधा यमराज के पास ही पहुंचता। चुड़ैल ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। अचानक एक घर में भयानक आग लग गई। आग की लपटें ऊपर तक जाने लगी। आधे आदमी आग बुझाने में लग गए। अंकेश हैरान था। वह समझ चुका था कि वह लोगों को भटकाने के लिए ये सब कर रही है। मनोज की नज़र फिर साए की तरफ जाती है। वह अपना इस बार चेहरा मनोज को दिखाती है, जिसे देख मनोज की चीख निकल जाती है। उस चुड़ैल का चेहरा देखने में ही बेहद भयानक था। लंबे बाल, 2 लंबे दांत बाहर की तरफ थे। उंगलियों के नाखून इतने लंबे थे कि अंदर की आंतड़ियां भी निकाल ले। आंखों से लहू बह रहा था। पूरा शरीर जैसे खून से नहाया हुआ हो।
मनोज गाड़ी की तरफ देखता है तो गाड़ी की छत ही सीट पर लग चुकी थी। वह अंदर की तरफ भागता है। गोवर्धन ये सब देख अचंभित था। ये सब क्या हो रहा है? ये आपके कुकर्मों की सजा मिल रही है गांव वालों को, अंकेश ने कहा। हमारे कुकर्म? हाँ, आपके, जो आपने सरस्वती के साथ किया, मनोज ने शोभा के साथ किया। ये चुड़ैल वही सरस्वती है और शरीर तो उसे मिल गया क्योंकि उसने गांव में एक नहीं बहुत से आदमियों, औरतों और बच्चों को मारा है। आज तुम दोनों को वह नहीं छोड़ने वाली है, अंकेश ने कहा। ये सब सुन गोवर्धन तो ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। अचानक वह अपने आप को संभालता है और मनोज की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे पीछे अंकेश भी और उसके पीछे अंकिता भी। मनोज, भाग यहाँ से वरना दोनों मारे जाएंगे, गोवर्धन जोर से चीखता हुआ मनोज को कहता है और जंगल की ओर से शहर की तरफ भागने को कहता है। आज नहीं भाग पाओगे तुम, आज वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी कमीनों, अंकेश ने जोर से आवाज देकर गोवर्धन और मनोज को कहा। दोनों बुरी तरह भागते हैं। उनको भागता देख गांव वाले भी उनके पीछे भागने लगते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। दोनों को दौड़ते दौड़ते सांस चढ़ जाते हैं। पीछे गांव वाले भी चिल्ला रहे थे, पकड़ो इन दोनों को, अगर आज ये भाग गए तो गांव कभी भी शाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। पकड़ो 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 इन दोनों को। अभी कुछ दूर ही भाग पाए थे कि दोनों की सांस बुरी तरह से फूल जाती है। दोनों रुककर सांस लेने लगते हैं कि तभी एक हाथ दोनों की कमर को छूकर निकलता है और उन दोनों की चीख निकल जाती है। कहाँ गए होंगे दोनों? अंकिता और अंकेश दोनों के सामने से वह ओझल हो गए थे, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि मुसीबत अभी उनके पीछे ही थी। फिर अचानक से अंकेश और अंकिता को गोवर्धन और मनोज की चीख सुनाई देती है। वो दोनों आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गांव वालों के साथ उनके माँ बाप भी उनके पास पहुंचते हैं। किधर गए दोनों? उस साइड से आवाज आई थी, अंकल भागो और पकड़ो उनको, अगर वह भाग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा। सब गांव वाले उनकी तरफ भागने लगते हैं। जब सामने का दृश्य वह देखते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है। उन दोनों के बाल पकड़कर चुड़ैल उन्हें खींचकर जंगल की तरफ भाग रही होती है। बचाओ बचाओ, गोवर्धन और मनोज चीख चीख कर बचाओ बचाओ के लिए बुला रहे थे, मगर गांव वाले देखकर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। चुड़ैल गांव वालों को देखकर रुक जाती है। बदला बदला, वह इस तरह से दहाड़ती है जैसे कोई उनके बीच आया तो वह सबको जान से मार देगी। सब उन दोनों और चुड़ैल को देख रहे थे। बदला बदला कहते हुए चुड़ैल ने गोवर्धन को एक हाथ में ऊपर उठाकर ऐसा पटका कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों और उसके मुख से चीख निकल गई। उसने मनोज के गले को बुरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया, जिससे उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। वह भी बुरी तरह चीखता है, बचाओ, ये चुड़ैल मार डालेगी हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। दोनों गोवर्धन और मनोज टूटी हड्डियों के साथ वहाँ पड़े थे। चुड़ैल ने भी अपना भयानक दिखने वाले शरीर को एक सुंदर रूप में ढाल लिया। क्यों माफ़ कर दूं तुम दोनों को? सरस्वती, उसका चेहरा देख गोवर्धन चौंक गया। हाँ, मैं सरस्वती। तूने मुझे मेरे बच्चों से अलग किया, मेरी इज्जत को बेआबरू किया तूने, और अब माफ़ी की दुआ मांग रहा है? हाँ, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मनोज ने कहा। तू कुत्ते जाहिल, तुझे तो जिंदगी भी माफ़ ना करे। तुझे तो उस शोभा पर भी तरस नहीं आया जिस समय उसको मदद की बेहद ज़रूरत थी, और तुम कई दोस्तों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया।
एक बार भी नहीं सोचा कि उस समय वह किस हालत से गुजर रही थी। आज तुम दोनों से बदला लेकर मैं उसकी और अपनी आत्मा को शांति दूंगी। रुक जाओ, अंकेश ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उससे पहले ही वह अपने भयानक रूप में फिर से आ चुकी थी। उसकी आवाज फिर जंगल में गूंजने लगी। हवाएं तेज हो गई, बादल काले, बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। बिजली की चमक से वो दृश्य और भी डरावना नजर आने लगा। सबसे पहले उसने गोवर्धन को उठाया और अपने पंजे से उसके पेट को फाड़ने लगी। खून की धार बाहर निकल आई और वह चिल्लाने लगा। उसके पेट के अंदर उसका पूरा हाथ घुस चुका था। फिर उसके चेहरे की जैसे सारी खाल ही फाड़ दी हो। चेहरे पर सिर्फ हड्डियों का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी चीख तो बंद हो गई, मगर उसको देख मनोज की भी चीख निकल गई। अब चुड़ैल ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी उसकी खाल को चबर चबर कर चबाना शुरू कर दिया। उसका रूप देखकर मनोज की आंखें फटी जा रही थी। बचाओ बचाओ, वह उठ भी नहीं पा रहा था, बस लेटे हुए उसका भयानक बदला ही देख रहा था। लेकिन गांव वाले उसको देख खौफ खा चुके थे। किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं थी। सब बस एक दूसरे के मुंह देखने लगे। अंकिता ने भी अपना चेहरा घुमा लिया। वह ज़्यादा ही खौफ खा गई थी। अब चुड़ैल ने गोवर्धन की छाती को फाड़ डाला अपने लंबे लंबे नाखूनों से और उसमें उंगलियां डाल उसका दिल बाहर निकाल कर चबाने लगती है। चुड़ैल के पास पड़ा मनोज अपने चाचा का हाल देखकर खौफ खा रहा था। उसे पता था कि उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। गोवर्धन को निपटा चुकी वह चुड़ैल अब मनोज के पास आती है, लेकिन गांव वाले सब खड़े वह तमाशा देख रहे थे कि आगे क्या होगा। सबके हाथों में मशाल जल रही थी। गांव की औरतें, आदमी सब वहीं खड़े थे। चुड़ैल का मुंह पूरा खून से सना हुआ था। हाथों के नाखूनों में मांस के लोथड़े लटक रहे थे। आंखें तो अभी भी जल रही थी। उसकी आवाज को सुन अंकिता तो अंकेश के पीछे ही छिप जाती है। उससे तो उसका खतरनाक रूप देखा ही नहीं जा रहा था। पीछे अंकेश के माँ बाप, अंकिता की नानी, रोहन और रितिका का परिवार और गांव के सभी आदमी इस भयानक कांड को होते हुए देखकर भी चुप थे। सबको पता लग चुका था, इंसान को अपने किए कर्मों को भुगतना पड़ता ही है। इंसान हो या आत्मा, जब तक अपना बदला नहीं लेती हैं, तब तक उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। अपने लंबे लंबे नाखून धीरे धीरे मनोज की छाती पर फिरा रही थी वह, और उसके शरीर से मानो काटो तो खून नहीं, वह पड़ा हुआ इतना कांप रहा था कि जैसे सब कुछ अभी फट जाएगा। चुड़ैल उसके ऊपर बैठी थी। चुड़ैल ने मनोज की छाती पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसकी छाती ही फट गई। चीख निकल गई मनोज की, वह तड़प रहा था। इधर चुड़ैल ने अपने दोनों नाखूनों से उसकी आंखें निकाल ली और उन्हें निकालकर चबा चबा कर खाने लगी। फिर उसने उसके गुप्तांग तक को नहीं छोड़ा, उसे भी फाड़ दिया। दर्द हद से ज़्यादा देते हुए उसने उसकी छाती की खाल को साइड कर दिल निकाल लिया, जिससे अब मनोज का शरीर आखिरी चीख के साथ निष्प्राण हो चुका था। वह दिल को निकालकर चबाने लगी। बदला बदला, यह कहती हुई हाथ में दिल लिए वह गांव वालों की तरफ भागने लगी, जिससे डरकर सब गांव वाले गांव की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अंकेश और अंकिता वहीं खड़े थे। अंकेश ने वह जल की बोतल निकाली और उसके कुछ छींटे उसने चुड़ैल के ऊपर डाल दिए, जिससे चुड़ैल के शरीर से आग निकलने लगी। वह तड़प उठी। तेरा बदला तो पूरा हुआ, फिर क्यों गांव वालों की तरफ भाग रही थी, बोल। बदला बदला, मगर उस चुड़ैल का शरीर कुछ बेजान सा हो गया था,
जैसे उसके उड़ने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। बोल बोल, बदला बदला, वह तड़प रही थी और जैसे वह जल रही हो। अगर तूने नहीं बताया तो ये सारा जल तेरे ऊपर ही डाल दूंगा मैं, अंकेश ने जल दिखाकर कहा। वह वापस सरस्वती के रूप में आ गई। राम किशन, उसके मुख से आवाज़ निकलते ही दोनों चौंक गए। अब उन्हें लग रहा था कि वह उसे कहाँ ढूंढे। देखो, तुम इस गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, अंकेश ने सरस्वती से कहा। मदद? ये सब सुनकर सरस्वती ज़ोर ज़ोर से अट्टहास कर कर हंसने लगती है। दोनों उसकी तरफ देख रहे। अंकिता की तो हवा ही खराब हो रही थी। वह तो इतना डर गई थी कि चुड़ैल के सामने भी नहीं आने की हिम्मत हो रही थी। उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा था। यह देखकर अंकेश के होश गुल होने लगे। उसने जल्दबाजी में बोतल को फिर से खोला और उसके छींटे देने ही वाला था कि बोतल हाथ से छूटकर सीधा सरस्वती पर जा गिरती है। लेकिन इस बार सरस्वती वहाँ से उड़कर दूर हो जाती है। उसकी शक्तियाँ फिर से काम करने लगती हैं। बोतल टूट चुकी थी, सारा जल जमीन पर बह गया था और अब चुड़ैल की शक्तियाँ फिर से वापस आ चुकी थी। सामने चुड़ैल अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी, जैसे अब अंकेश को ही मार डालेगी। वह अंकेश को मारती है, जिससे अंकेश काफ़ी घायल हो जाता है। पीछे खड़ी अंकिता ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। अंकेश, वह पूरा जोर लगाकर चीखती है। उसकी आवाज़ में एक रुदन था। अंकेश ने उठने की कोशिश की। सामने चुड़ैल फिर खड़ी थी। इस बार वह पूरी ताकत से दोनों की तरफ जोर लगाकर भागती है। उसके हाथ किसी खंजर से कम नहीं थे, जहाँ पड़ते थे वहीं से काट देती थी। उसका हाथ हवा में लहराया और सीधा अंकेश की गर्दन पर पड़ता। उससे पहले ही खचा एक भाला सीधा चुड़ैल के पेट में लगता है और वह बुरी तरह से तड़प उठती है। अंकेश अपने पीछे देखता है तो पीछे वह बाबा ही खड़ा था। भाला उसी ने मारा था। आखिर उसका हथियार आज उसे मिल गया था, जिसके लिए उसने हवन किया था। चुड़ैल सीधा बाबा पर हमला करती है। वह भूल गया था कि चुड़ैल मरी नहीं थी, बस उसका ध्यान अंकेश और अंकिता की तरफ था। चुड़ैल का हाथ बाबा के पेट में धंस चुका था। वह तड़प रहा था। हा हा, बदला पूरा हुआ, ये कहते हुए चुड़ैल फिर से सरस्वती के रूप में वापस आ गई थी, लेकिन वह भाला अभी भी उसके पेट में ही था। अंकेश फिर सरस्वती की तरफ भागता है और अंकिता बाबा की तरफ। बदला पूरा हुआ, इसका क्या मतलब है? आज मेरा बदला पूरा हुआ। अंकिता ने उसकी बात सुनी तो बाबा से कहा, क्या आप ही राम किशन हो? हाँ बेटी, मैं ही हूँ राम किशन। गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो गए। फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे पता था मेरा अंत यहीं होगा। उस दिन के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरी पत्नी, भाई जैसा बेटा, बहू और अपने भाई के बच्चे को खोने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तड़पता रहा। मैंने सब गलत काम छोड़ एक बाबा की शरण में गया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। कई जगह यात्रा भी की और फिर वापस अपने ही गांव के बाहर रहने लगा, ताकि एक दिन मैं इस चुड़ैल से इस गांव को मुक्त कर पाऊँ और अपने कर्मों को धो सकूँ। ये कहकर बाबा तड़पने लगा। मेरा अंत आ गया है, सदा खुश रहो। और आज से ये गांव भी शाप से मुक्त हुआ। जय श्री राम। ये कहते हुए राम किशन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इधर सरस्वती भी तड़प रही थी। उसको वह शरीर छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो भाला लगा था वह बहुत ही शक्तिशाली भाला था, जो बाबा ने अपनी तपस्या से सिद्ध करके बनाया था। अचानक चुड़ैल के शरीर से एक धुआं सा निकला और चुड़ैल बेदम होकर वहीं गिर गई। वह सरस्वती की आत्मा थी।
आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मुझे मुक्ति मिल गई। तभी एक और हवा का झोंके के साथ शोभा की आत्मा भी वहाँ आ गई, जो सरस्वती को लेने आई थी। सब उनकी तरफ देखे जा रहे थे और एक प्रकाश हुआ और दोनों की आत्मा उसमें विलीन हो गई। सब गांव वाले खुश हुए कि अंकेश की मेहनत से ये गांव शाप से मुक्त हो गया। तभी अंकेश को चक्कर आया और वह वहीं पर गिर गया। सब उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। मैं कहाँ हूँ? अचानक अंकेश को होश आया। उसकी छाती के घाव से उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तभी डॉक्टर राजीव उसे कहते हैं, क्या आप ठीक हो अंकेश? जी, गुड। आप थोड़ा बेहोश हो गए थे, अब आप बिल्कुल ठीक हो। आप अब अपनों से मिल सकते हो। ये कह डॉक्टर राजीव बाहर चले गए और उसके बाहर आए अंकिता, अंकेश के माता पिता, रोहन के माता पिता सब अंदर आए और सब बहुत खुश थे कि अंकेश को होश आ गया। और उनके माता पिता ने दोनों की बहादुरी से खुश होकर दोनों की शादी पक्की कर दी। अब गांव शाप से मुक्त हो गया था। अब गांव के लोग सभी अपने घर आने लगे थे। बच्चे भी अपने माँ बाप के पास आ रहे थे। फिर से गांव में बच्चों की रौनक आ गई थी। पूरा गांव अंकेश और अंकिता की शादी में सम्मिलित हुए और खूब हुड़दंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा।